सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप अपने किसी दोस्त या जानने वाले को ना जानते हो जो कि कॉल सेंटर पे जॉब नहीं करता, या आपकी लिस्ट में ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होगा जो कि कॉल सेंटर पे जॉब करता होगा। कभी कभी आप हैरान हो जाते होंगे कि ये लोग इतनी जल्दी पैसा कमा कैसे लेते हैं। विद इन डेज आप देखते होंगे कि किसी ने कॉल सेंटर को ज्वाइन किया और फिर उसने यकदम एक गाड़ी खरीद ली। आप अभी हैरान हो रहे होते होंगे, सोच रहे होते होंगे कि मैं डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, सालों का काम किया, मेहनत की, एक्सपीरियंस हासिल किया, लेकिन मेरी इतनी सेविंग्स नहीं है कि मैं एक छोटी गाड़ी भी खरीद लूँ। और इसी सोचने के अमल में आपका वो दोस्त बड़ी गाड़ी पर शिफ्ट भी हो चुका है। तो चलो आज कॉल सेंटर की इस स्कैम को डिकोड करते हैं कि आखिर ये लोग पैसा कमाते कैसे हैं और इन्हें कोई रोकता क्यों नहीं है, और कॉल सेंटर्स के जो ऑनर्स हैं वो रातों रात अमीर कैसे बन जाते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं एक रियल लाइफ कहानी से। अमेरिका में एक 62 साल की औरत रहती थी, ब्रिटनी नामी। ब्रिटनी एक खुश मिजाज और सोसाइटी में एक ऑनरेबल खातून थी। सेम ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ कोई इज्जतदार बुजुर्ग होता है, मोहल्ले में हर कोई उसकी इज्जत करता है और सब उसका ख्याल रखते हैं। खैर, ब्रिटनी की एक बेटी भी थी जो कि कनाडा अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो जाती है शादी करने के बाद। ब्रिटनी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है जवानी में ही। ब्रिटनी तकरीबन 40 साल डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज में जॉब करती है, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपना घर चलाना वगैरह सब कुछ लेती है। उसके बाद वो लोन लेके अपना एक घर बना लेती है और फिर उस लोन को चुकाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना शुरू कर देती है। खैर, अभी उसका लोन प्रॉपरली क्लियर नहीं हुआ था कि उसकी सेहत ख़राब होने लगी और मेडिसिन वगैरह का बिल बढ़ गया। सेहत की वजह से वो काम नहीं कर पा रही थी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपना घर जो है वो रेंट पर दे देती हूँ, क्योंकि मैं अकेली ही रहती हूँ। और वो अपना घर रेंट पर दे के अपने ही घर में एक छोटे से कमरे में शिफ्ट भी हो जाती है। खैर, उसकी सेविंग्स वहाँ से स्टार्ट होने लग जाती हैं और उसका गुजर बसर जो है वो बड़े अच्छे से चलने लग जाता है। एक दिन उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। वो कॉल अटेंड करती है और कॉल पर मौजूद लड़का कहता है कि मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ जिससे आपने लोन लिया था अपने घर के लिए। मैं न्यू हायरिंग हूँ और आपका केस मुझे दिया गया है। मेरा नाम जैक है और आपकी लोन पेमेंट के हवाले से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। खैर, ब्रिटनी एज शी इज़ ओल्ड, उसको कुछ समझ नहीं आती और वो उस पर ट्रस्ट कर लेती है और उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है, जैसे कि कार्ड नंबर वगैरह। कॉल बंद होती है और कुछ ही देर बाद ब्रिटनी को एक मैसेज आता है। उस मैसेज में होता है कि आपके बैंक से $20,000 की ट्रांजैक्शन हुई है। ब्रिटनी को कुछ समझ नहीं आता। वो नियर बाय एटीएम चली जाती है चेक करने के लिए एंड शी फाइंड्स आउट कि उसके अकाउंट में $1 भी मौजूद नहीं है। यानी कि $20,000 जो उसकी लाइफ की सेविंग थी वो सब बिल्कुल गायब हो चुके हैं। खैर, वो बैंक जाती है, मैनेजर से बात करती है, उसे सारा कुछ बताती है। मैनेजर कहता है कि आपके साथ स्कैम हुआ है और वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। वो पुलिस में जाती है, रिपोर्ट करती है, तो पुलिस भी उसे कहती है कि ये जो नंबर है जिसके साथ आपको स्कैम किया गया है, जिससे आपको कॉल आई है, वो एक इंटरनेशनल नंबर है जो हम ट्रेस नहीं कर सकते एंड दे आर हेल्पलेस इन दिस मैटर। ब्रिटनी इंतहाई परेशानी के आलम में वापस आती है। उसके माइंड में सिर्फ एक चीज़ चल रही होती है कि अब जो कि वो जॉब नहीं कर सकती तो वो अपनी गुजर बसर कैसे करेगी, वो अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखेगी और अपना इलाज कैसे करवाएगी, और सबसे बढ़कर कि वो अपने घर का लोन कैसे चुकाएगी। जब ये स्ट्रेस उसके लिए अनबेरेबल हो जाता है तो वो सुसाइड कर लेती है। अपने ही घर के छोटे से कमरे में 3 दिन बाद ब्रिटनी की लाश मिलती है। क्या आपको पता है कि वो कॉल ब्रिटनी को आखिर कहाँ से आई थी? ट्रेस करने पर मालूम हुआ कि कॉल लीड्स टू साउथ एशिया, और ज़्यादा प्रोसेस करने के बाद समझ आई कि शायद ये पाकिस्तान से आई थी। नोट कीजिएगा, अगर आपका वो दोस्त जो कि कॉल सेंटर पे जॉब करता है अपने किसी प्रोफेशनल दोस्त को मिलता है तो वो आपस में अंग्रेज़ी वाले नामों से एक दूसरे को बुला रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे उस दोस्त का नाम एहसन है, लेकिन उसका प्रोफेशनल दोस्त उसको डैनियल कह के बुला रहा होगा, लेकिन वो बात आपस में पंजाबी में ही कर रहे होंगे, क्योंकि ये डैनियल एहसन का वो नाम है जो कि इसको कॉल सेंटर पर दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि ये ऐसा कौन सा काम करते हैं जिसकी वजह से इनको नाम डिफरेंट दिए जाते हैं। वेल, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। कॉल सेंटर्स पर जितने भी एजेंट्स काम करते हैं, एजेंट्स मतलब कि सेल्स पर्सन जो कि सेल्स लेकर आते हैं, उन सब के नाम चेंज कर दिए जाते हैं। यानी कि असद का नाम होगा लियो, बिलाल का नाम होगा जॉर्डन, सुबल का नाम होगा लीजा एंड सो ऑन। अब इसकी वजह यह है कि इन्होंने जब किसी को इंटरनेशनली कॉल करनी है जो कि कोई अंग्रेज़ होगा तो वो उसको अपने असल नाम से कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि उस अंग्रेज़ को शक हो जाएगा कि ये एक देसी बंदा मुझे कॉल क्यों कर रहा है और क्या बेचना चाहता है। इसलिए अथेंटिसिटी के लिए ये पहला काम जो करते हैं वो ये है कि सारे एजेंट्स के जो नाम है वो किसी को अंग्रेज़ों वाले नाम दे दो, यानी कि जो रिलेटेबल बन जाए। अब अक्सर इन्होंने अपना एक प्रोडक्ट भी बनाया होता है जो कि मोस्ट कॉल सेंटर्स पे ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता। इनके पास कैंपेन्स होती हैं, जैसे कि कोई कहता है कि हम एलईडीज़ को सेल करते हैं, कोई कहता है कि हम फ़ोन्स वगैरह को सेल करते हैं। इनका एक मेन बंदा होता है जो कि जिस मुल्क में ये कैंपेन चलाते हैं वहाँ का नेशनलिस्ट होता है, जिसके थ्रू ये वो कैंपेन को यानी कि उस प्रोडक्ट को उस मुल्क में रजिस्टर करवाते हैं। कहीं कोई एक रेंटेड शॉप लेकर या घर लेकर उस फॉर्म में उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस को भी शो करवा देते हैं और उसको रजिस्टर करवा लेते हैं। यानी कि ये अपना बिजनेस ये शो कराते हैं वहाँ की गवर्नमेंट को कि मैं यहाँ का नेशनलिस्ट हूँ
ये मेरा बिजनेस है और ये इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। अब किसी भी कॉल सेंटर के लिए ये बंदा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका बिजनेस इसी के बिहाफ पर एग्जिस्ट करता है। मोस्ट केसेस में ये कॉल सेंटर्स ऐसे बंदे को या तो अपना पार्टनर बना लेते हैं या फिर इसको प्रॉफिट में ठीक ठाक शेयर देते हैं, क्योंकि अगर ये बंदा नाराज़ हो जाए तो इनका पूरा कॉल सेंटर तो बढ़ गया। और इसी तरह सबसे ज़्यादा रिस्क भी यही बंदा उठा रहा होता है, क्योंकि अगर ये कहीं से भी मसला निकल आता है और गवर्नमेंट को पता लग जाता है उस मुल्क की, तो सबसे ज़्यादा पहले वो इसी बंदे को पकड़ेंगी। खैर, नुकसान भी ज़्यादा है इसलिए प्रॉफिट भी ज़्यादा है, इसलिए ये बंदा कॉल सेंटर्स वाले बहुत ट्रस्टेड चूज़ करते हैं। नोट किया होगा आपने कि अक्सर जो लोग कॉल सेंटर पे जॉब करते हैं वो फाइनेंशियली काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं। अगर आज से 10 साल पहले की बात करूं तो कॉल सेंटर पर अगर कोई जॉब के लिए जाता था तो उसको बेसिक 20,000 देते थे और उसके अलावा सेल्स में उसको बोनस मिलता था। बंदा सोचे कि 20,000 में चलो महीना तो उसका गुजर जाता होगा आराम से, लेकिन बात यह है कि उसके बाद की जो अयाशी वो करता है वो कहाँ से पैसा आता है। खैर, वो पैसा आता है सेल्स करने पर, यानी कि जितनी ज़्यादा सेल्स उतना ज़्यादा कमीशन। लेकिन आज यही बेसिक सैलरी 50,000 तक पहुँच चुकी है और कमीशन इसके अलावा अलग है। इन कमीशन बेस्ड जॉब्स के पीछे एक बहुत स्मार्ट साइकोलॉजी छिपी है। इंसान के लिए जॉब का पर्सपेक्टिव ट्रूली इतना ही है कि जितनी मेरी सैलरी है मैं उतना ही काम करूं, टाइम पर आऊं और जैसे ही टाइम ख़त्म हो जाए तो मैं गायब हो जाऊं। लेकिन अगर आपको उस कंपनी में प्रॉफिट शेयरिंग दी जाए तो फिर आपको लालच आ जाएगी। आप सोचेंगे कि मैं घर जाकर क्या ही करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लेट जाता हूँ और कुछ स्क्रॉलिंग वगैरह करता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाऊँ तो ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने लगते हैं तो आपका लालच मज़ीद बढ़ जाता है और आप ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने लगते हैं। इसमें मज़े की बात तो यह है कि अगर किसी महीने आपके पास प्रॉफिट कम भी आता है तो आप उसके लिए ज़्यादा एफर्ट दोबारा से पुट करते हैं उसको कवर करने के लिए। कॉल सेंटर इसी साइकोलॉजी को अपनाता है, इसलिए कॉल सेंटर के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो ज़्यादा कमीशन के चक्कर में ज़्यादा एफर्ट्स पुट करते हैं और ज़्यादा सेल्स करते हैं। मज़े की बात इसमें यह है कि अगर आपके पास राइट क्वालिफिकेशंस नहीं भी हैं तो भी आपको कॉल सेंटर्स पे जॉब मिल जाती है। डिग्री वगैरह अगर आपके पास नहीं है तो उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, बस टूटी फूटी इंग्लिश आनी चाहिए। प्रॉपर इंग्लिश ना आने के बगैर भी आपका गुजारा चल जाता है, क्योंकि हर एम्प्लॉय को एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड की जाती है जिसका उसने रट्टा लगाना होता है और हर कॉल पर वही स्क्रिप्ट रिपीट करनी होती है। जब कोई इंटरेस्टेड क्लाइंट, यू नो व्हाट आई मीन बाय इंटरेस्टेड क्लाइंट, मिलता है तो इन्हें फिर क्लोजिंग करने के लिए एक्सपर्ट आता है। वो इनको टेक ओवर कर लेता है, जिसकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होती है, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होता है, बड़े अच्छे एक्सेंट के साथ बोल लेता है। अब ये वो यूथ है हमारी जो कि धक्के खा रही है नौकरी की तलाश में, और अक्सर के पास तो डिग्रीज भी हैं लेकिन उन्हें जॉब कोई नहीं देता। अब उन्होंने कहीं ना कहीं से तो कमाना ही है। मोस्टली यूथ बड़े सिटीज़ में कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से आई होती है, उन पर फैमिली का काफ़ी प्रेशर होता है, इसीलिए उन्हें अगर कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी रिलेटेबल उनकी डिग्री के हवाले से, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से नहीं मिलती तो वो कॉल सेंटर्स का रुख करते हैं। और जब वो कॉल सेंटर्स का रुख करते हैं तो उनको वहाँ पे इजीली जॉब मिल जाती है। खैर, ये बात तो मैंने भी नोट की है कि मेरे जितने भी दोस्त जो कि कॉल सेंटर्स में इंटरव्यू देने गए थे सबके सब सिलेक्ट होकर आ जाते थे। काइंड ऑफ इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेकिन होता यह है कि ज्वाइनिंग पर उन्हें कहा जाता है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये आपकी स्क्रिप्ट है और आपने इससे ज़्यादा सवाल नहीं करने, यही आप लोग रट्टा लगाएं और इसी प्रोडक्ट को आपने सबके सामने प्रेजेंट करता है, यानी कि आप जब भी कॉल किसी को करेंगे तो आपने यही प्रोडक्ट अपना बताना है। अब यहाँ उस बॉय के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो ये सब छोड़ के और जलील होता रहे और दोबारा से जॉब की तलाश करे, या फिर वो इसी को सेल करता रहे और अपना गुजर बसर अच्छे से चला ले। यहाँ मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ज़्यादातर जो स्कैम है वो अमेरिका, यूके और कनाडा की मार्केट में किए जाते हैं। जब कोई मुल्का इंटरेस्टेड हो जाता है इन कॉल सेंटर्स के किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, तो फिर ये उससे पेमेंट के लिए उसके कार्ड की डिटेल्स मांगते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे किसी भी ऑनलाइन जगह से शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे अपनी कार्ड की डिटेल देते हैं बिल की पेमेंट के लिए। उसी तरह ये लोग भी ऐसे ही करते हैं। खैर, इनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो उस कार्ड की जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो कैप्चर कर लेते हैं और इस तरह से ये उस कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास आती कहाँ से है। मतलब एक बेसिक तो ये हो गया कि किस मार्केट को टारगेट करना है, कि मिसाल के तौर पे अगर कोई अमेरिकन मार्केट को टारगेट करना चाहता है तो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास आएंगे कहाँ से। खैर, मोस्टली केसेस में ये नंबर सेल होते हैं, यानी कि उन लोगों की इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट वगैरह के हवाले से। डार्क वेब पे ये डाटा सबसे ज़्यादा बिकता है और अक्सर लोग वहाँ से उठाकर आगे सेल कर देते हैं। अक्सर डायरेक्ट बैंक्स में से जाके ख़रीद लेते हैं इन नंबर्स को, क्योंकि जो भी बैंक में आता है वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो ज़रूर देता है। पाकिस्तान में ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अक्सर लोग टेली कम्युनिकेशन कंपनी से ख़रीद लेते हैं। अक्सर कॉन्टैक्ट से रिलेटेड डिक्शनरीज भी अवेलेबल होती हैं जिनमें लोगों की डाटा वगैरह अवेलेबल होता है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह अवेलेबल होता है, एड्रेस वगैरह अवेलेबल होता है, तो वो लोग वहाँ से ले लेते हैं।
रिसर्च के मुताबिक इनमें सबसे ज़्यादा डाटा जो सेल होता है वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोगों का है। यानी कि अगर कोई लोग बीमार हैं या मेडिकली इल है या मेडिकली उन्हें कोई भी इश्यूज़ हैं तो कॉल सेंटर्स की टॉप प्रायोरिटी होती है उनका डाटा हासिल करना। इंसान अपनी सेहत पर सबसे ज़्यादा कॉन्शियस होता है और इसके बारे में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ये ईजी टारगेट होते हैं इन कॉल सेंटर्स वगैरह के लिए, इन स्कैमर्स के लिए। अब इमेजिन करो कि एक इंसान जो कि खुद बीमार है और उसे एक दिन कॉल आती है कि सर हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक कर देगा आपको, और वो भी इतने कम पैसों में। वो सोचेगा जहाँ मैं इतना महंगा महंगा इलाज करवा रहा हूँ यहाँ पे थोड़े से पैसे लगाकर आजमा लेता हूँ, शायद रिकवर कर जाऊँ। लेकिन जैसे ही उसकी कार्ड की डिटेल्स उन स्कैमर्स तक पहुँचती है तो बूम, सारे पैसे गायब। अब वो बेचारा जो पहले इलाज अपना करवा पा रहा था उससे भी महरूम, और ये डाटा हॉस्पिटल्स के अंदर से कोई एम्प्लॉय खुद भी सेल करने में शामिल होता है। बहुत से कॉल सेंटर्स प्रॉपर कॉर्पोरेट कंपनी की तरह ऑपरेट करते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि एक कंपनी जिसका कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, वो कैसे किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह ऑपरेट कर सकती है। लेकिन इनका प्रॉपर सीईओ होता है, फिर इनका मैनेजर होता है, फिर सीनियर सेल्स स्टाफ आता है, इवन के एचआर भी होता है, उसके बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और एंड पर सेल ट्रेनिंग आती है। इनको प्रॉपर टारगेट्स असाइन किए जाते हैं कि इस महीने में इतनी सेल्स करनी है तुमने। लेकिन भाई कौन सी सेल्स, प्रोडक्ट तो तुम्हारा है ही नहीं। सेल्स बोले तो लोगों के अकाउंट पकड़ो और उनसे पैसे निकालो। टारगेट्स पूरे होने की सूरत में एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि ट्रिप्स हो गए, लंच हो गए, डिनर हो गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इवन कि अक्सर कॉल सेंटर्स का इंटरनली माहौल भी फुल ऑन कॉर्पोरेट ऑफिस ही की तरह होता है, जैसे कि ब्रेक में डिनर या लंच वगैरह सर्व करते हैं और अक्सर जिम की मेंबरशिप वगैरह भी देते हैं। और अंदर ऑफिस में अक्सर एंटरटेनमेंट के लिए यानी कि माइंड को फ्रेश करने के लिए टेबल टेनिस, फुटबॉल वगैरह भी रखी जाती है। यानी आम एम्प्लॉयज़ को कहीं से ये फील नहीं होता दूर दूर तक कि वो किसी स्कैम रिलेटेड कंपनी में मुलविस है। पाकिस्तान में ये कॉल सेंटर्स दिन ब दिन नए रूप लेते जा रहे हैं। लोगों को फॉरेन जॉब्स, लॉटरी स्कीम्स या बैंकिंग फ्रॉड्स का झांसा देकर लूटा जा रहा है। हालांकि एफआईए, साइबर क्राइम विंग वगैरह इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनका स्केल अभी भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पीका 2016 के तहत कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो इन स्कैम्स पर लागू किए जा सकते हैं, जैसे कि सेक्शन 13 आइडेंटिटी थेफ्ट, सेक्शन 14 अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेक्शन 16 इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। ये सेक्शंस उन कॉल सेंटर्स पर लागू किए जा सकते हैं जो लोगों का डाटा चुराते हैं और उन्हें फेक कॉल्स करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत कमज़ोर है और लूप होल्स का फ़ायदा उठाया जा रहा है। जब तक कानून सख्त और एक्टिव नहीं होते, ये माफिया लोगों को ऐसे ही लूटते रहेंगे बिना किसी डर के। ज़्यादातर ये कॉल सेंटर्स पाकिस्तान और इंडिया से ऑपरेट करते हैं, लेकिन इनको कभी पकड़ा नहीं जाता, इन पर कोई स्ट्रॉन्ग केसेस नहीं बनाए जाते। पाकिस्तान में तो इससे रिलेटेड लॉ ही बहुत कमज़ोर है। जब इन पर रेड्स पड़ती हैं रिलेटेड इदारों के थ्रू तो पैसे ले देकर मार्जे को रफा दफा कर दिया जाता है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह जो मुझे समझ आती है वो ये भी है कि इन स्कैम्ड कॉल सेंटर्स के थ्रू पाकिस्तान में डॉलर्स आ रहे होते हैं इनडायरेक्टली, यानी कि पाकिस्तान की इकॉनमी को तो फ़ायदा ही हो रहा होता है, जिसकी वजह से इनको अक्सर निगलेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि इसका नुकसान बहुत कम और फ़ायदा ज़्यादा है। आजकल यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस अपलोड हो रही हैं और वायरल भी हो रही हैं, जिनमें हैकर्स ऐसे स्कैम्ड कॉल सेंटर्स के कैमरास को हैक कर लेते हैं और वो पूरी वीडियोस अपलोड कर देते हैं। उन वीडियोस में दिख रहा होता है कि कैसे कॉल सेंटर्स के तमाम एम्प्लॉयज़ स्कैम्ड कॉल्स कर रहे होते हैं। एक हैकर ने तो इनको हैक करके इन्हीं को कॉल्स करना शुरू कर दी, सेम पैटर्न से जैसे ये लोग फॉलो करते हैं, और उसी पैटर्न से इनसे बात भी करने लग गया। लेकिन फिर भी इसका कोई हल नहीं निकल सका। पाकिस्तान में साइबर क्राइम यानी कि एफआईए इन स्कैम कॉल सेंटर्स पर रेड्स डालना शुरू कर चुकी है और इनके खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है, जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन ग्रे का। एफआईए अपना काम में लगी हुई है और इसको गवर्नमेंट की फुल ऑन सपोर्ट भी दी जा रही है। लेकिन इन कॉल सेंटर्स को पकड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि अक्सर ऐसे स्कैम्ड कॉल सेंटर्स छोटी छोटी गलियों में होते हैं और जब इनको रिस्क का पता लगता है तो ये लोग अपनी लोकेशन को चेंज कर लेते हैं। इसलिए इन पर क्रैकडाउन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका और यूके की गवर्नमेंट पाकिस्तान को अर्ज कर चुकी है कि पाकिस्तान इन स्कैम्ड कॉल सेंटर्स को बैन करे। ये कॉल सेंटर्स आजकल बचने के लिए एक नया वे भी निकाल चुके हैं, जिससे इन्हें ट्रेस करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इनके पास अब हंड्रेड्स की क्वांटिटी में यूके बेस्ड सिम्स मौजूद हैं, यानी कि ऐसी सिम जो कि यूके बेस्ड किसी के नाम पर है लेकिन वो ऑपरेट पाकिस्तान से हो रही है। अब पाकिस्तान बेस्ड अगर कोई नेटवर्क होता तो ईजिली ट्रेस किया जा सकता था, लेकिन एक ऐसा नेटवर्क जो पाकिस्तान बेस्ड है ही नहीं, उसको ट्रेक करना बहुत मुश्किल हो चुका है। ये सिम्स आपकी प्री एक्टिवेटेड होती हैं, यानी कि आपको CNICP रिक्वायर्ड नहीं होता और ना ही कोई और इन्फॉर्मेशन। अक्सर तो ये सिम्स जिस अंग्रेज़ के नाम पर होती है उसको मालूम ही नहीं होता, यानी ये ई सिम्स फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं रखती, इसलिए आसानी से बगैर ट्रैक किए स्कैम किया जा सकता है। अब इन कॉल सेंटर्स के लिए स्कैम करने का सेटअप और भी ज़्यादा आसान हो गया है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इनके लिए स्कैम करना और ज़्यादा आसान बना दिया है। जैसे ऑलरेडी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ ई सिम के बारे में,
मोस्टली कॉल सेंटर्स जिन्होंने स्कैम करना होता है, अब वो अपनी कंपनी को तो रजिस्टर ही नहीं करवाते। एआई के आने के बाद से लैंग्वेज का बैरियर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, अब वो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि एआई की मदद से अब आप अपनी आवाज़ को किसी भी एक्सेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट दैट यू आर टारगेटिंग। इसी तरह अब एक प्रॉम्प्ट से आप अपने प्रोडक्ट की अच्छी सी मॉडर्न पिक्चर्स बनवा सकते हैं, जनरेट करवा सकते हैं, चाहे वो आपका प्रोडक्ट फिजिकली एग्जिस्ट ना ही करता हो। इवन कि अब आप अपना एआई असिस्टेंट भी जनरेट कर सकते हैं जो आपकी जगह क्लाइंट से बात करेगा। इन शॉर्ट, कॉल सेंटर्स के लिए अब स्कैम करना पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। यहाँ मैं जाते जाते एक मूवी को मेंशन करना चाहूँगा जिसका नाम है द बी कीपर, जो कि एक एक्शन मूवी है हॉलीवुड इंडस्ट्री की। ये मूवी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि कैसे एक लेडी की सारी कमाई एक कॉल से उड़ जाती है, उसके बाद वो सुसाइड कर लेती है। लेकिन ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक हकीकत है, क्योंकि ऐसा हकीकत में होता है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको ब्रिटनी का केस शेयर किया है। इमेजिन करें कि एक इंसान ने पूरी उम्र मेहनत की कमाई की है और उसकी सारी कमाई एक कॉल से ले जाता है कोई और। जो रिटायरमेंट के बाद उसने सोचा हुआ था कि मैं सुकून से अपनी रिलैक्स ज़िंदगी गुजारूंगा, वो सारी प्लानिंग उसकी एक कॉल छीन कर ले जाती है। ये सारे स्कैमर्स जानते हैं कि वो लोग स्कैम कर रहे हैं, लेकिन इसको गलत ज़रा भी नहीं मानते। ये रिलीजन को दरमियान में ले आते हैं और कहते हैं कि जिनके साथ हम स्कैम कर रहे हैं वो तो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो तो अंग्रेज़ हैं, उन्होंने भी तो हमें लूटा है, हम तो अपने साथ साथ अपने मुल्क का भी फ़ायदा कर रहे हैं। ये कैसा लॉजिक है? मतलब कि वो तो गैर मुस्लिम्स हैं लेकिन तुम तो मुस्लिम हो, तुम क्या कर रहे हो? लोगों की ज़िंदगियां ख़राब करना, ये तो मुस्लिम होने की निशानी नहीं है। ये लॉजिक इंतहाई अनएथिकल है, क्योंकि वो भी इंसान है और हमारा रिलीजन इसके सख्त खिलाफ है। लेकिन लाज़मी नहीं कि हर कॉल सेंटर स्कैम ही करता है। बहुत से सॉलिड कॉल सेंटर्स भी हैं जो कि लीगली ऑपरेट करते हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि उन कॉल सेंटर्स को एक्सपोज़ किया जाए जो कि स्कैम करते हैं। आई होप अब आप रियलाइज़ कर पाए होंगे कि कॉल सेंटर्स किस तरह से स्कैम करते हैं और सोसाइटी में दीमक की तरह है।